सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के लेसन सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक व आर्थिक जीवन कैसा था, वे लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी की सभ्यता की सामाजिक जीवन। हड़प्पा के सामाजिक जीवन को समझने के लिए प्रचुर मात्रा में साक्ष्य मौजूद हैं। क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब है हड़प्पा में जो खुदाई निकली है वो सामाजिक जीवन उनका कैसा था, सब चीजें उनसे पता चलता है। जैसे ये माला है, ये सब कुछ रखे हुए हैं, मोतियों की माला है, ये कंगन शायद लग रहे हैं, ये सारे हैं। तो ये इन सब से पता चलता है कि उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने कपड़े के दो टुकड़े थे। मतलब जैसे हम लोग पहनते हैं, कुर्ता अलग पहनते हैं, सलवार अलग पहनते हैं, इसी तरीके से उनका भी पहनावा था दो कपड़ों में। एक ऊपरी शरीर के लिए और दूसरा निचले शरीर के लिए। मतलब जैसे हम आज समाज में जीते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से वो लोग भी पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों मोती पहनते थे। क्या पहनते थे? दोनों मोती की पहनते थे। माला बनाकर ही तो पहनते होंगे। ये देखिए माला हमने लगा दिया है। इमेज में ये महिला का माला है, ये पुरुष का माला है। महिलाएं यानी चीजों के अलावा चूड़ियां पहनती थी, वो चूड़ियां भी पहनती थी, कंगन भी पहनती थी, पट्टियां भी पहनती थी, करधनी मतलब कमर में करधनी पहनती थी, पायल पहनती थी, कान की बालियां पहनती थी और उंगली की अंगूठियां भी पहनती थी इत्यादि सभी पहनावा वो लोग सभी पहनती थी। इन सजावटों को बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता था। उस समय भी सोना था, चांदी था, तांबा था, कांस्य था। ये आपको रट लेना है कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या खुदाई में मिला। सोना मिला, चांदी मिली, तांबा मिला, कांस्य मिला और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता था। मतलब जो इन चीजों से आधी कीमतों पर पत्थरों का जो उपयोग होता था। कॉस्मेटिक का उपयोग व्यापक था। मतलब जैसे हम लोग परफ्यूम डालते हैं, ये सब कॉस्मेटिक चीजें थी, वो भी थी। मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बर्तन, पत्थर, सीपियां, हाथी दांत और धातु से बनी कई घरेलू वस्तुएं मिली हैं। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है खुदाई में? मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बर्तन, पत्थर, सीपियां, हाथी दांत और धातु से बनी कई घरेलू वस्तुएं मिली हैं। तांबे का उपयोग सिपंडल के लिए किया जाता था। जो तांबे का उपयोग किया जाता था, इन तांबे की बनती थी। ये सिपंडल है। देखिए हमने इमेज लगा दी है। इमेज में देखिए सिपंडल का मतलब होता है कपड़ा या तांबा जो जिसमें कपड़ा लपेटते थे। ये बना हुआ है ना, तांबे का बना होता था। ये देखिए तांबे का बना है। ये चीज सब तांबे की बनी होती थी। सुई, कंघी, मछली के कांटे और चाकू बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मछली पकड़ना एक लोकप्रिय शौक था, जबकि सांडों की लड़ाई और शिकार भी लोकप्रिय था। उस समय क्या किसकी लड़ाई होती थी? जो सांड होते हैं ना, उनकी दोनों की लड़ाई होती थी। मछली पकड़ना उनका शौक था। प्रदर्शन पर रखे गए कई हथियारों में कुल्हाड़ियां उस समय थी, भाले की नोकें थी, खंजर था, धनुष और तांबे और कांसे से बने होते थे। ये सब तीर वगैरह सब कांसे के बने होते थे। धनुष भी जो है तांबे का बनता था। कुल्हाड़ियां भी तांबे की थी, भाले भी तांबे के थे, नोक थे, खंजर भी तांबे का था। इधर ये भी सारी वस्तुएं जो है तांबे की थी, क्योंकि तांबा अधिक पाया गया था उस समय। सिंधु सभ्यता की सामाजिक इकाई परिवार थी। ये बहुत पूछा जाता है, हमेशा ये पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की सामाजिक इकाई क्या थी, तो ये परिवार थी। और ये पूछा मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से ये पता चलता है कि हड़प्पा
हड़प्पा समाज कैसा था? हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब माता की चलती थी, माता का शासन चलता था। ये मातृसत्तात्मक था, पिता का पितृसत्तात्मक नहीं था, ये मातृसत्तात्मक था। ये भी बहुत पूछा जाता है। नगर नियोजन कैसा था? नगर नियोजन देख लीजिए। दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा लगता है कि सैंडो समाज अनेक वर्गों, जैसे वर्ग नहीं होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरीके से जैसे थे, पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, श्रमिकों में रहा होगा, इस तरीके से थे। सैंडो सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे, ये युद्ध कम करते थे। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, तो युद्ध कम करते थे, ये युद्ध प्रिय नहीं थे, ये शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता की कितनी अच्छी बात है, शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अभी तो है समाज में, हमारे समाज में कुछ मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, उसी तरीके से उस समय भी था। उस समय से इस समय से तुलना कर दीजिए, बराबर याद हो जाएगा कि उस समय जो है मांसाहारी शाकाहारी थे, अब भी मांसाहारी शाकाहारी है, दोनों प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, तरबूज के साथ गाय, मतलब ये फल, ये जो सारे थे अनाज थे, फल थे, और ये उसके साथ गाय, सुअर, बकरी और मछली आदि का मांस का भी प्रयोग किया जाता था। याद कर लीजिएगा, गाय का मांस प्रयोग करते थे और सुअर का भी, बकरी का और मछली का मांस प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जैसे आज भी हम लोग पहन रहे हैं, सूती भी पहनते हैं, ऊनी भी पहनते हैं, दोनों प्रकार के आभूषण पहनते हैं, वस्त्र आभूषणों का प्रयोग करते हैं, आज भी करते हैं। पुरुष और महिला दोनों करती थी। मनोरंजन के लिए पासे का खेल था, पासे का खेल उस समय था, नृत्य भी था, शिकार भी था, पशुओं की लड़ाई भी आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। जैसे त्योहार हमारे आजकल मनाए जाते हैं, वैसे वो भी मनाते होंगे धूमधाम से कस के। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संस्था देख लेते हैं। परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य और संस्थानों की प्रगति का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण था। किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर नहीं मिले हैं। ये बहुत नहीं वाले सवाल तो इतना कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनेशन में कि परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो ये जो है, हड़प्पा स्थल पर मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ? हड़प्पा में कोई साक्ष्य नहीं मिले। परिणाम स्वरूप हड़प्पा पर पुजारियों के प्रभुत्व की संभावना खारिज हो गई है। वहाँ कोई भी खुदाई में कुछ भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, इसीलिए पुजारियों की जो प्रभु सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। हड़प्पा में संभवतः व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था। जो व्यापारी लोग थे उसका ज्यादा बोलबाला था। वहां पर पुजारी का बोलबाला बिल्कुल नहीं था, ये याद रख लीजिएगा। शक्ति केंद्र या शक्तिशाली लोगों के चित्रण की तलाश करते समय पुरातात्विक दस्तावेज स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? शक्ति केंद्र या शक्तिशाली लोगों के चित्रण की तलाश करते समय पुरातात्विक दस्तावेज, मतलब पुराने दस्तावेज स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते हैं इस विषय में। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है, जो ये वो इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति में कोई शासक नहीं था। यहाँ पर मंदिर भी नहीं था और कोई शासक नहीं था, जैसे राजा हुआ करते थे उस तरीके से कोई शासक नहीं था, और सभी के साथ समान व्यवहार किया। कितनी अच्छी बात थी, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था।
सिंधु सभ्यता में केवल कुछ लिखित वस्तुएं ही मिली हैं। सिंधु सभ्यता में क्या मिली है? कुछ ही लिखित, मतलब कुछ नाम मात्र की जो है लिखित वस्तुएं मिली हैं। जैसे ये शिक्षाविदों ने अभी तक सिंधु लिपि को डिकोड नहीं किया है। मतलब जो इतिहासकार थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने वो अभी तक पढ़ नहीं पाए, सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। हमने डिकोड करने के लिए कूट शब्दों को पढ़ना, मतलब पढ़ नहीं सके, पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु, अगर आज क्वेश्चन की जो है सिंधु लिपि को पढ़ा जा सका है या नहीं पढ़ा जा सका है, तो नहीं पढ़ा जा सका है, किसी ने पढ़ नहीं पाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? अब आर्थिक जीवन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था पशुपालन और कृषि पर बनी थी। मतलब उनकी सब अर्थव्यवस्था क्या थी? पशुपालन थी। अर्थव्यवस्था पशुपालन और कृषि पर बनी थी। किस पर आधारित थी? पशुपालन और कृषि पर आधारित थी, जिसमें गेहूं, दालें और अन्य पौधे उगाए जाते थे। कृषि, पशुपालन और व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि उनका जीवन किस पर आधारित था, तो कृषि पर आधारित था। और जो क्या पालते थे? पालन करते थे। वे कृषि में गेहूं, जौ तथा ये भी पूछा जाता है उन्होंने पहला क्या प्रयोग किया था? गेहूं और जौ प्रयोग किए थे, अन्य अनाज उगाते थे। क्योंकि उस समय उत्पादों का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं था, कुछ साधन ही नहीं था, मूल्य भी नहीं था, मौद्रिक मूल्य था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे, इसको कहते। इसीलिए उनका व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करके किया जाता था। मतलब कि किसी वस्तु को दो और दूसरी वस्तु को खरीदो, मतलब आयात निर्यात किया जाता था, वस्तु से ही किया जाता था, वहां पर पैसे नहीं चला करते थे। ये लेख आपको सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान की अर्थव्यवस्था को समझाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था घरेलू पशुओं, मुख्य रूप से मवेशियों, साथ ही अनाज, दालों और अन्य पौधों सहित विभिन्न प्रकार की फसलों पर बनी थी। विभिन्न प्रकार की फसलें उस समय भी पाई जाती थी। मवेशियां मतलब जो चरागाह होते हैं, जो जानवरों को चराते हैं, मवेशी बोले जाते हैं, जो पालते हैं और चराते हैं। बारिश और अन्य स्थानीय जल संसाधनों के क्षेत्र में कृषि के साथ गुजरात, पंजाब और बलूचिस्तान कहाँ पर पड़ता है? बलूचिस्तान जो है पश्चिमी इलाके में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध नदी के दक्षिण में पड़ता है बलूचिस्तान। मध्यकाल युग में मेसोपोटामिया, सुमेरियन, मतलब मेसोपोटामिया या सुमेरियन कह लीजिए, ये एक ही नाम है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें क्या है, ये एक ही नाम है, मेसोपोटामिया कहो या सुमेरियन कहो। शास्त्री नियमित रूप से मेहलुआ नामक स्थान का उल्लेख करते हैं। ये कहाँ का उल्लेख करते हैं? मेहलुआ कोई स्थान होगा उसका उल्लेख करते हैं। मेहलुआ एक महत्वपूर्ण सुमेरियन वाणिज्य भागीदार था, जो बड़ी मात्रा में लकड़ी और आबनूस का आयात करता था। अब पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में मेहलुआ क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मेहलुआ जो है एक स्थान था। और कहाँ का स्थान था? सुमेरियन वाणिज्य का था। मतलब सुमेरियन जो था मेसोपोटामिया, वहाँ का एक स्थान था। और वहाँ से क्या उत्पाद होता था? लकड़ी और आबनूस का आयात होता था। ये देखिए एक पेड़ होता था, ये हमने यहाँ पे इमेज लगाई है, यहाँ पे ये देखिए पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ होता था, उसी को जो है आबनूस के फायदे कहा जाता था। और ये देखिए जब उस समय कितनी कलाकारी रही होगी, देखो इतनी कलाकारी थी कि देखो कैसे कैसे औजार बना रखे हैं, इस लकड़ी के औजार बनाए हैं, इसकी आबनूस की। ठीक है, आबनूस कहाँ पाया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में आबनूस पाया जाता था मेसोपोटामिया में। कहाँ पाया जाता था? मेसोपोटामिया में पाया जाता था। मेहलुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के तिल का तेल और लाजूली जैसी विलासिता की वस्तुओं का भी आयात करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन की विशेषताएं देख लेते हैं। सिंधु घाटी घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं क्या थी? आर्थिक आर्थिक गतिविधि के ये सभी क्षेत्रों जैसे कि कृषि, विनिर्माण, शिल्प और व्यापार में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। मतलब जो कृषि थी, विनिर्माण था, शिल्पकार थे जो बुनते उनते हैं उन्हीं को शिल्पकार बोलते हैं, जो बुनाई उनाई करते हैं। तिल, सरसों और कपास के अलावा खेती की जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। याद रखना, सिंधु घाटी की प्रमुख फसलें कौन सी थी? जो है गेहूं और जौ थी। अन्न भंडार का उपयोग अतिरिक्त अनाज को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। अब आ जाए कि अन्न भंडार का उपयोग कैसे किया जाता था, जो मिला था कहाँ से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले थे अन्न भंडार। वो जो है प्रयोग किए जाते थे अन्न रखने के लिए। पालतू जानवरों में भी क्या था? भेड़ थी, बकरी थी और भैंस शामिल थी। घुड़सवारी अभी तक अच्छी तरह से स्थापित नहीं हुई है। क्या नहीं हुई? घुड़सवारी करते थे, ये भी अभी ज्ञात नहीं हुआ है। जीविका के लिए हिरण और कई अन्य जानवरों का शिकार किया जाता था। उस समय भी अपनी जीविका चलाने के लिए शिकार किया करते थे। सुनार, ईंट बनाने वाले, मतलब सुनार जो सोना चांदी बनाते हैं, जो हम सोने चांदी की सामग्री बनाते हैं, वही सुनार होते हैं। ईंट बनाने वाले, पत्थर काटने वाले, बुनकर जो बुनाई करते हैं, नाव बनाने वाले जो नाव बनाते हैं, टेराकोटा उत्पादन कारीगरों के विशिष्ट समूह में से है। हड़प्पा धातु शिल्प का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कांस्य और तांबे के बर्तनों का है। अब क्या पूछा जाए? हड़प्पा धातु शिल्प का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किसका था? कांस्य और तांबे के बर्तन ज्यादा पाए गए थे। सोने और चांदी की सजावट विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जा सकती थी। मिट्टी के बर्तन ज्यादातर बुनियादी थे। मिट्टी के बर्तन अधिकतर बुनियादी थे, मतलब उनका हालांकि लाल और काले रंग के सजावटी बर्तन चुनिंदा स्थानों पर देखे जा सकते हैं। मोती बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता था। आज भी तो पत्थर होते हैं जो अंगूठी वगैरह बना के पहनते हैं, पत्थर जड़े रहते हैं उसमें। हड़प्पा सभ्यता में बाट बनते थे, जो बाट तोड़ने वाले, माप करने वाले होते थे, जो लोथल में पाए गए हैं। कि बाट कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में बाट कहाँ पाए गए हैं? लोथल में पाए गए। और बाट आमतौर पर घनाकार होते थे। कैसे होते थे? ये देखो इमेज लगा दी है, इस तरीके से घनाकार होते थे। घनाकार मतलब सब कुछ बराबर होता था। घनाकार, ये देखिए आयताकार इस तरीके से हो गया, गोलाकार इस तरीके से हो गया, शंखाकार, बेलनाकार, शंखाकार, ये ऐसे इस तरीके से हो गया। घनाकार होते थे। चूना पत्थर और स्टीटाइट और अन्य खनिजों से निर्मित होते थे ये सब। सिंधु घाटी सभ्यता का आंतरिक व्यवहार कैसा था? मतलब अंतर, जैसे हमारे भारत के अंदर हो और दूसरे विदेश के अंदर हो, ऐसा व्यापार कैसा था ये बता रहे हैं। भारतीय राज्यों के साथ आंतरिक वाणिज्य महत्वपूर्ण था। मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान विदेशी वाणिज्य के प्रमुख गंतव्य थे। मतलब इन देशों से अधिक संपर्क था। भारत में, भारत हाथ तो आधा पाकिस्तान में चला गया। आयात में सोना, तांबा, टीन और विभिन्न प्रकार के अर्धकीमती पत्थर शामिल थे। गेहूं, जौ, मटर, तिलहन जैसी कृषि वस्तुएं थी और सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी की चीजें, चीनी मिट्टी भी उस समय थी, गहने और टेराकोटा मूर्तियां थी और हाथी दांत उत्पाद जैसे कई पूर्ण उत्पाद के निर्यात थे। सिंधु और सुमेरियन आबादी के बीच व्यावसायिक संपर्क अच्छी तरह से था। मेसोपोटामिया में कई सिंधु घाटी मोहरों की खोज मिली है। खोज कहाँ मिली है? मेसोपोटामिया में मिली है। वस्त्र विनिमय का माध्यम था। कैसा माध्यम था उनका? वस्त्र विनिमय का था। सिंधु घाटी की मोहरें मिली है। टेराकोटा मॉडल भूमि परिवहन के लिए बैलगाड़ियों और बैलों के उपयोग के साथ साथ नदी और समुद्री परिवहन के लिए नावों और जहाजों के उपयोग को प्रदर्शित करते थे।
निष्कर्ष देख लेते हैं। सिंधु निवासियों के पास समकालीन तकनीकी थी और वे गाड़ियों और नावों से यात्रा करते थे। काहे से यात्रा करते थे? गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ नहीं थी उस समय, बैलगाड़ियाँ थी और जो है नावों से यात्रा करते थे, जिससे उन्हें न केवल सिंधु घाटी के लोगों के साथ बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों के साथ भी उत्पादों का व्यापार करने की अनुमति मिलती थी। व्यापार में खाद्य पदार्थ, सामग्री और अन्य कृषि उत्पाद शामिल थे। लोग काम की नई तकनीकों पर निर्भर हो गए और प्राचीन पद्धतियां पुरानी हो गई थी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।